व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। कोड देखे कितनी शानदार है। नो मैटर द इकोनॉमी ऑफ जंगल, आई कैन नेवर ईट ग्रास। इट्स नॉट प्राइड, इट्स जस्ट हु आई एम। आप लोगों को इस कोड से बहुत ही कुछ सीखने को मिल सकता है। इस कोड में बताया गया है कि मैं जो हूं, मैं अपने आप को जानता हूं। चाहे दुनिया में कोई आपको कुछ भी बोलता रहे, चाहे आपसे कोई कुछ भी करवाने के लिए बोलता रहे, चाहे आपके बारे में कोई कुछ भी सोचता रहे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे ये पता है मैं कौन हूं और मुझे ये पता है मुझे क्या अचीव करना है। मतलब मैं अपने आप को जानता हूं। अगर आप अपने आप को जानते हो तो आप भी एक शेर की तरह इस दुनिया में रहेंगे, ना कि एक बकरी की तरह और एक गीदड़ की तरह। तो हमेशा अपने आप को पहचानने की कोशिश करिए, अपने अंदर की पावर जानने की कोशिश करिए और एक बार डिसाइड कर लीजिए जो भी लाइफ में करना है। एक बार डिसाइड करने से पहले 1000 बार उसको सोचिए कि क्या मुझे करना है, लेकिन एक बार डिसाइड कर लिया तो फिर वो करना ही करना है। तो इस तरीके से आप लोगों को जीना है, शेर की तरह जीना है, गीदड़ या बकरी की तरह नहीं जीना है। ठीक है, तो 24 अप्रैल है। देख लेते हैं आज कौन कौन से हमको द हिंदू का आर्टिकल एडिटोरियल डिस्कस करेंगे और इसके बाद में फिर पीआईबी की न्यूज भी डिस्कस करेंगे। आइए चलिए देखते हैं। ये वाला फर्स्ट आर्टिकल महेंद्र सिंह धोनी से रिलेटेड है। महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर चार्ज लगा हुआ है इंडियन पिनल कोड के तहत। इस वाले सेक्शन के तहत 295A, इसके तहत बोला गया है कि इन्होंने जो हिंदू गॉड है उनकी बेइज्जती की है, उनकी इंसल्ट की है। तो इसके अकॉर्डिंग इनके ऊपर केस चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग इनके ऊपर केस चलाने की बात की गई थी। ठीक है, तो इससे पहले आप लोग इस आर्टिकल को समझे, मैं आपको सबसे पहले आईपीसी के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो आईपीसी के सेक्शन की बात की गई है जिसको इंडियन पिनल कोड कहते हैं। सेक्शन 153 और सेक्शन 295। तो दोनों के सामने ए लगा हुआ है, तो दोनों सेक्शनों के बारे में जिक्र किया गया है। तो इससे पहले थोड़ी एक बार इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। देखिए जो आईपीसी है, आईपीसी का जो इसको इंडियन पिनल कोड हम बोलते हैं, इसका गठन जो किया गया था वो 1960 में किया गया था। ठीक है, 1960 में इसका गठन किया गया था। इसके तहत जितने भी यहाँ पे क्रिमिनल चार्ज होते हैं, क्रिमिनल चार्ज लगाए जाते हैं, जितने भी क्रिमिनल चार्ज लगाए जाते हैं हमारी कंट्री में, वो सारे इसके अंडर में आते हैं। क्या बोल दिया, 1960 बोल दिया, क्या फिर कर दिया काम मैंने। 8060 है ये। ठीक है, तो 8060 है ये, तो ब्रिटिश एरा के टाइम का है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी निकल के आएगा आप लोगों के लिए। ये वो क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा सकता है। देखिए ये क्या बनाया गया था, ये 1860 में बनाया गया था। तो सारे क्रिमिनल चार्ज इसके तहत आते हैं। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि ये जो बनाया गया था एक चार्टर एक्ट के तहत बनाया गया था। चार्टर एक्ट कौन सा चार्टर एक्ट के तहत बनाया गया था, उस चार्टर एक्ट का आप लोगों को नाम बताना है। और जो रिकमेंडेशन इसको बनाने की दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी, वो फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई थी, जो कि 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया था, जिसके तहत ये इंडियन पिनल कोड को बनाने की राय दी गई थी। तो आप लोगों को उस चार्टर का नाम बताना है। जब 34 के आसपास की जिक्र आ गया तो जिनको हिस्ट्री की थोड़ी भी नॉलेज है वो आदमी समझ ही गए होंगे यहाँ चार्टर, कौन से चार्टर की यहाँ पे बात हो रही है। तो चार्टर के बारे में बताना है आपको कि कौन सा चार्टर एक्ट था वो। चार्टर एक्ट 1930, इसके आगे आप लोगों को बताना है कौन सा था वो। ठीक है, आधे से ज्यादा तो मैंने बता ही दिया है। तो इस चार्टर एक्ट के तहत इसको बनाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में जो कि शासन कर रही थी। एक चीज और इंपॉर्टेंट आप लोगों को याद रखनी है, ये एप्लीकेबल है पूरी कंट्री पे, मतलब कंप्लीट कंट्री पे एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट, समझ गए होंगे आप, J&K। J&K में ये इंप्लीमेंट नहीं होता है, जम्मू और कश्मीर में इंप्लीमेंट नहीं होता है। जम्मू और कश्मीर के बारे में आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये भी रख सकते हैं कि यहाँ पे आरपीसी, जिसको बोलते हैं रणबीर पिनल कोड, तो ये वाला एप्लीकेबल होता है। आईपीसी इंडियन पिनल कोड नहीं होता है, रणबीर पिनल कोड वहां पे एप्लीकेबल होता है। इसको याद रखना, जो कि इंडिया में होता है आईपीसी, जिसको इंडियन पिनल कोड बोलते हैं। ओके, और आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान में पाकिस्तान पिनल कोड, जिस तरीके से इंडिया में इंडियन पिनल कोड हो गया, और फिर इस तरीके से बांग्लादेश में अपना अलग से बन गया, तो वो अलग बात है। जितना हमको देखना है वो हमने देख लिया यहाँ पे। और इसी से यार फर्स्ट लॉ कमीशन की जब बात आ गई, उसके ऊपर तो हिस्ट्री में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फर्स्ट लॉ कमीशन के हेड कौन थे, आप लोगों को ये बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थी, मैकाले। आप लोगों ने नाम सुना होगा कई बार। तो मैकाले जो थे वो फर्स्ट लॉ मेंबर भी उनको बोला जाता था, मतलब फर्स्ट लॉ चेयरमैन भी थे वो। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन बनता है बहुत बार। तो उसी के तहत, जिसके तहत पिनल कोड बनाया गया था। तो पिनल कोड के दो सेक्शन की यहाँ पे बात की गई है। अब इसको देख लेते हैं, थोड़ा आपको पिनल कोड समझ में आ गया होगा। पिनल कोड के दो सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो एक सेक्शन तो यहाँ पे बोला है 295A और एक सेक्शन बोला है यहाँ पे 153A। तो दोनों सेक्शनों में डिफरेंस क्या है,
तो जो ये फर्स्ट वाला हो गया 295, यहाँ पे क्या किया गया है, एक रिलीजन को, किसी रिलीजन को, जैसे यहाँ पे हिंदू रिलीजन को क्या किया गया है, ये बोला था हिंदू रिलीजन को, सेंटिमेंट को हर्ट किया गया है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको हालांकि ब्री कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो एक तो ये जो 295 होता है, ये हिंदू रिलीजन को, मतलब किसी भी रिलीजन के सेंटिमेंट को हर्ट कर रहा है। और जो ये वाला होता है, ये वाला थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें बोला जाता है अगर दो रिलीजनों के बीच में, दोनों को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये तो सिंगल रिलीजन के हर्ट कर रहा है किसी भी रिलीजन को। अगर दो रिलीजन या दो कास्ट या दो कम्युनिटी या दो किसी अलग मतलब इंसानों को एक तरीके से मतलब लड़ाने की या भड़काने की या सोसाइटी को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो उसके तहत इस वाले पीनल कोड को, इस वाले पीनल सेक्शन को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट आर्टिकल था, इसमें यही बातें दे रखी हैं, बस इससे फालतू इसमें कुछ है भी नहीं है, इनको छोड़ दिया गया, तो इसी के बारे में ये बात कर रहे थे यहाँ पे। ओके, ये वाला आर्टिकल अफगानिस्तान से रिलेटेड है। अफगानिस्तान की बाल्क प्रोविंस में बम गिराया गया है तालिबानों के द्वारा। तो वहां पे बहुत सारे अफगानिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। एक बार देख लीजिए यहाँ पे किस वाले एरिया में पड़ती है, ये वाला एरिया पड़ता है, नॉर्दर्न अफगानिस्तान आप लगभग बोल सकते हैं इसको। तो ये वाला अफगानिस्तान का एरिया हो गया। यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा, एक तो यहाँ पे बम गिराया गया था, किसके द्वारा गिराया गया था, अभी वो मदर ऑफ ऑल द बम्स, वो गिराया गया था यूएसए के द्वारा। तो अभी जो यहाँ पे बम गिराया गया है, तो यहाँ पे क्या गिराया है, बम गिराने के बाद में बहुत सारे आर्मी के जवान मारे गए हैं यहाँ पे। और जो कि बोला जा रहा था लगभग 30 प्रोविंस की जो सुरक्षा करते थे वो सारे आर्मी के जवान थे, अनमैन्ड, उनके पास में कोई हथियार भी नहीं थे, वो बहुत सारे जवान यहाँ पे मारे गए हैं। तो लगभग लगभग 140 के करीब यहाँ पे अफगानिस्तान के सैनिक मारे गए हैं। जिस तरीके से देखिए हम लोगों ने डिस्कस भी किया था यहाँ पे, अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और रसिया, ये सारे मिलके क्या कर रहे थे कि यहाँ पे अफगानिस्तान में सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करानी है उसके ऊपर जिक्र कर रहे थे। जबकि यहाँ पे आर्टिकल में ये बोला गया कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने वाला जो कि पाकिस्तान, उनके यहीं पे ही सारे मैक्सिमम टेररिस्ट ग्रुप छुपे रहते हैं, और खासकर तालिबान का जो नेटवर्क है वो यहीं पे पाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए यहाँ से अब यूएसए की काफी फौज भी जा चुकी है, बहुत ही कम आर्मी यूएसए के जवान यहाँ पे बचे हुए हैं। और जो बचे हुए हैं वो यहाँ पे फाइट करने के लिए नहीं बचे हुए हैं, वो यहाँ पे जो जो यहाँ पे अफगानिस्तान की सैनिक हैं, जो अफगानिस्तान के मतलब कमांडर आप लोग बोल सकते हैं, आर्मी बोल सकते हैं, उनको ट्रेन करने के लिए बचे हुए हैं। तो उनको ट्रेन करने के लिए बचे हैं, ना कि यहाँ पे लड़ाई करने के लिए। तो देखिए सिचुएशन बहुत ही मतलब एक तरीके से क्रूशल होती जा रही है, क्योंकि ये जो ऊपर वाली प्रोविंस थी जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पे बम गिराया गया, ये एक ऐसी प्रोविंस वाला एरिया था जहाँ पे जो आर्मी रहती थी, और वो क्या करती थी, वो और बहुत सारी प्रोविंस जो अफगानिस्तान की है वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती थी। तो इनकी मतलब एक तरीके से नब्ज पर ही बम गिरा दिया गया तालिबान के द्वारा, जिससे कि इनकी आर्मी और भी ज्यादा कमजोर हो जाए, और यहाँ पे एक बहुत ही मतलब सिक्योरिटी है और भी ज्यादा जर्जर स्थिति में हो जाए, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है। देखिए यहाँ पे ये सी दिखाया जा रहा है, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान, इसके बीच में ये है, इसका आपको नाम बताना है कि ये कौन सा सी है, ठीक है ना। और अगर थोड़े से खुश हो तो इसको भी बता दीजिए, वैसे तो ये तो सब जानते ही हैं। इसके बारे में बता दीजिएगा अगर आप लोगों को मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो बताने में, वरना इसके बारे में तो बता नहीं बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये वाला इससे रिलेटेड आर्टिकल था। और यहाँ पे हाँ एक बात और बोली गई है कि जिस तरीके से यूएसए ने यहाँ पे बॉम्ब गिराया था कि हमने तालिबान के टेररिस्टों को मार दिया, काइंड ऑफ जो उनका वो रिएक्शन निकल के आ रही थी, तो आर्टिकल लिखने वाले ये बोल रहे हैं कि इन्होंने बम डाल के यहाँ पे जो अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स को मारा गया है, इससे ये भी यूएसए को मतलब एक तरीके से संकेत दिया है कि आपके बम गिराने से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आप ये मत सोचे कि आप एक जगह बम गिराएंगे तो हम डर जाएंगे, या काइंड ऑफ हमारे अंदर कुछ इस तरीके की इनसिक्योरिटी फीलिंग आ जाएगी कि हम जो काम हमको करना है वो नहीं करेंगे। तो एक तरीके से आप ये बोला जा रहा है कि ये जो बम इन्होंने गिराया था यहाँ पे, इसका जवाब इन्होंने दिया है, ये यहाँ पर हमला करके, ठीक है। तो ये और भी ग्रेव कंडीशन होती जा रही है। और खासकर आप लोग जानते हैं कि इंडिया कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह यहाँ पे करता है, तो वो एक अलग पोर्शन है कि इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी अगर इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे बनी रही फ्यूचर में भी तो। ओके, ये जो बीच वाला आर्टिकल है ये जापान से रिलेटेड है। तो जापान के बारे में क्या बोला गया है, देखिए जापान में अभी 2022 में नहीं 2020 में, तो एसएससी और बैंकिंग के लिए तो ये क्वेश्चन है कि 2022 के ओलंपिक यहाँ पे होने जा रहे हैं, ठीक है। तो 2022 के लिए यहाँ पे ओलंपिक होने जा रहे हैं, और आपसे यहाँ पे क्वेश्चन भी है कि 2024 के जो ओलंपिक हैं वो कहाँ पे होंगे। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, ठीक है। तो ये तो आप लोगों का क्वेश्चन हो गया, ये तो एसएससी और बैंकिंग के लिए हो गया। अब थोड़ा सा इसमें डिटेल्स में चल रहे हैं, यहाँ पे बात की गई है रेसिज्म की, ठीक है। रेसिज्म जिस तरीके से आप लोगों ने देखा है इंडिया में अभी अफगानिस्तान के खिलाफ चल रहा था, या फिर यूएसए में इंडियन के खिलाफ चल रहा है, उसमें बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में भी लगभग बोला जा रहा था कि इंडियन के खिलाफ काफी रेसिज्म हो रहा है। जबकि यहाँ की जो मीडिया है और यहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने डिक्लाइन कर दिया कि ये रेसिज्म नहीं था यहाँ पे,
ये एक तरीके से छुटपुट घटनाएं थी जो कि होती रहती है सभी कंट्री में, इतनी हेट्रोजीनियस सोसाइटी है इंडिया की, तो अगर छुटपुट घटनाएं हो जाती हैं तो उनको रेसिज्म का नाम नहीं दिया जा सकता। ये क्लेरिफाई कर दिया था जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन मीडिया में जब ये इस तरीके की खबर आ रही थी, तो हमारी फॉरेन मिनिस्टर जी हैं जो सुषमा स्वराज जी, उन्होंने भी इसके बारे में कुछ इसी तरीके की स्टेटमेंट दी थी और कई सारे आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो देखिए अब जापान में क्या बात कर रहे हैं कि वैसे तो यहाँ पे ओलंपिक होने जा रहे हैं, पर लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन ये है, एक बार जापान की लोकेशन भी आप लोग देख लीजिए। ये देख लीजिए, हो गया जापानी, हो गया जापान सी, ठीक है। इनके बारे में मैंने बताया था कि 4 बड़े-बड़े आइलैंड है यहाँ पे, उनके बारे में हम लोगों ने ज़िक्र किया था। और ये हो गया चाइना यहाँ पे, और ये हो गया यहाँ पे नॉर्थ कोरिया, और ये हो गया साउथ कोरिया। ये इनकी कैपिटल हो गया टोक्यो, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली है क्या, अब थोड़ा-सा बात करते हैं, देखिए जापान की कल्चर किस तरीके की है। एक्चुअली आप लोगों को पता है जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए गए थे, तो उसके बाद में देखिए यहाँ की जो कल्चर है बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुकी थी। उसकी वजह से पहले जो थे बहुत मतलब एक तरीके से एग्रेसिव आदमी रहा करते थे। इन्होंने स्टार्टिंग में इनकी वजह से ही बहुत ज़्यादा क्रूशियल फेज में जो चीज़ें पहुँच गई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, इन्होंने ही वहाँ पे यूएसए में पर्ल हार्बर पर बम का अटैक किया था, जिसके बाद में यूएसए को मजबूर होना पड़ा गया था युद्ध में आने के लिए। तो इस तरीके की सिचुएशन हुई थी, फिर यूएसए ने भी रिटेलिएट किया था बाद में हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा के। तो उसके बाद में जो कंडीशन बनी, अब यहाँ की सोसाइटी बहुत ही शांति प्रिय सोसाइटी है। इन्होंने अपनी पूरी मिलिट्री वगैरह बैन कर दी और कोई भी हथियार के फेवर में नहीं थी कभी भी। इंडिया ने भी उस टाइम पे, जिस टाइम पे न्यूक्लियर अटैक किया था, जो जापान ने बहुत अच्छे तरीके से क्रिटिसाइज किया था कि ये ऐसा नहीं कर सकते, तो काइंड ऑफ हमारे साथ में रिलेशन भी इन्होंने अपने कम कर दिए थे। तो इस तरीके का अगर पास्ट देखा जाए तो यहाँ पे जो आदमी आज की डेट में रहते हैं वो बहुत ही शांति प्रिय आदमी रहते हैं, ठीक है। एक तो बात ये हो गई। अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म किस चीज का हो रहा है, देखिए ये अपनी कल्चर अपनी सभ्यता से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि अगर आप ढंग से देखें जापान के बारे में, तो जापान एक आइलैंड कंट्री है। यहाँ पे बहुत सारे सुनामी आती रहती है, बहुत सारे अर्थक्वेक वगैरह आते रहते हैं। तो यहाँ पे सब लोग इतना मिलजुल के रहते हैं, बहुत ही एक मतलब सौहार्द के साथ में सारे रहते हैं मिलके। अगर यहाँ पे कोई भी बाहर का आदमी आ रहा है, मैक्सिमम चाइनीज रहते हैं और नॉर्थ कोरिया वाले रहते हैं। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया तो नहीं, साउथ कोरिया मैक्सिमम। तो जो ये आदमी यहाँ पे जाते हैं, तो ये क्या बोलते हैं, जो आदमी यहाँ पे आते हैं सबसे बड़ी बात तो है वो जापानी बोलना नहीं जानते हैं, ठीक है, जो कि उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरी बात ये है, जो कोई जानते भी हैं उनका बिहेवियर जो है उतना गंदा रहता है, वो इन आदमियों को इरिटेट करता है यहाँ पे, तो वो इनके फेवर में नहीं है। तो ये बात हो गई। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो एक सर्वे करवाया गया जापान की जो जस्टिस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा, तो उस सर्वे में इन्होंने पाया कि जो सर्वे करवाया गया उस सर्वे के तहत इन लोगों ने पाया कि देखिए जापान में जो है आज की डेट में लगभग 40% आदमी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, मतलब डिस्क्रिमिनेशन में आ रहे हैं जो जापानीज पीपल है उनके द्वारा। और इन फॉरेनरों में सबसे बड़ी बात यही होती है कि दो कंट्री के होते हैं मैक्सिमम, चाइना और जो कोरिया आप लोग बोल सकते हैं, कोरिया वाला मतलब एरिया है ये, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो इसमें देखिए एक बात और बोल रहे हैं, यहाँ पे जब वो सर्वे कराया गया तो उसके तहत कई सारी चीजें निकल के आई। सबसे बड़ी चीज क्या थी, अगर कोई आदमी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट करने जा रहा है तो डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाता था एज कम्पेयर टू जो यहाँ के जापान वाले होते हैं, उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाता था। दूसरी बात क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट भी दे दिया तो इतना ही वर्क अगर कोई जापान का कर रहा है और इतना ही वर्क कोई फॉरनर आदमी कर रहा है तो जापान वाले को ज्यादा पैसे मिलेंगे एज कम्पेयर टू फॉरनर के। तीसरी बात, अगर कोई रूम लेने जा रहे हैं कहीं पे रेंट पे ये, तो इनको रूम भी नहीं मिलेगा, इनको रूम देने के मतलब 90% चांसेस थे, उनको डिनाई कर दिया जाता था। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे हो रही हैं ऑलरेडी और अभी चल रही हैं, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2020 के ओलंपिक होने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों को बताना है 2024 वाला, याद रखना उसको, 2024 के ओलंपिक कहाँ पे होने वाले हैं। तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन इतनी ग्रेव बनी हुई है, तो फिर किस तरीके से चीजों को हैंडल कर सकते हैं। देखिए इस आर्टिकल में नहीं दे रखा है, हम लोगों ने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि जो साउथ कोरिया है, कंफर्ट वुमेन वाला हमने कॉन्सेप्ट मतलब डिस्कस किया था। कंफर्ट वुमेन को लेके बहुत ही ज्यादा चिड़े हुए रहते हैं जो जो साउथ कोरिया वाले हैं, खासकर यहाँ से, इससे जापान से। क्यों चिड़े रहते हैं, वो इसलिए चिड़े रहते हैं क्योंकि देखिए जापान ने क्या किया था, वार के टाइम पे जो यहाँ की वुमेन थी उनको सेक्स स्लेव बना लिया था, ठीक है। तो उसकी वजह से जो आज की डेट में भी उनको कंफर्ट वुमेन बोला जाता था जापान में, कि वो कंफर्ट प्रोवाइड कराती हैं यहाँ की जो आर्मी है उनको। तो वो आज की डेट में भी इनको अपने ऊपर धब्बा सा लगा हुआ दिखता है, तो इसकी वजह से भी इनके रिलेशन में बहुत बड़ी खटास रहती है। और जब भी यहाँ पे इलेक्शन होते हैं साउथ कोरिया वगैरह में, ये सारी चीजें आर्टिकल में नहीं दे रखी है, ठीक है। अभी जो भी यहाँ पे इलेक्शन होता है साउथ कोरिया वगैरह में, तो यहाँ पे क्या होता है, हमेशा इस तरीके के इश्यूज को उठा लिया जाता है। ये नहीं होता जिस तरीके से हमारे यहाँ भी पुराने पुराने इशू को उठा लिया जाता है इलेक्शन में, इसी तरीके से हर कंट्री में होता है, तो यहाँ पे भी उठा लिया जाता है, जिससे कि जापान के साथ में मतलब अब बात तो होती है, देखिए अगर कोई पावर में आ रहा है बाद में रिलेशन अच्छे कर लेगा वो एक अलग बात है, पर लोकल लोकल सेंटीमेंट को हर्ट करने के लिए, अपने फेवर में वोट डलवाने के लिए इस तरीके के इशू टाइम टू टाइम उठते रहते हैं।
तो कुछ ये पुराने इशू हैं जिसके बेस पे यहाँ पे ये भी चीजें निकल के आती हैं, और भी कई सारी चीजें हैं इस तरीके से बैकग्राउंड इशू जिनकी वजह से ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। और तो और जो आज की डेट में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे जी, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से प्रेशर फील करते हैं, क्योंकि उनका मैक्सिमम जो काम रहता है वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि साउथ कोरिया के साथ में और चाइना के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे बने रहे। तो इसलिए उनको बहुत बार क्रिटिसाइज किया जाता है कि उन कंट्रियों के साथ में रिलेशन अच्छे बना रहे हैं जिनके साथ में हमारे कभी रिलेशन अच्छे नहीं रहे हैं। और चाइना के साथ में तो आप लोगों को पता है, ये यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन और बताना है, सिंकाकू और दीव आइलैंड इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो कहाँ पे इसका क्या नाम लिया जाता है, चाइना उसका क्या नाम लेती है और जापान उसका क्या नाम लेती है। तो ये भी बोन ऑफ कंटेंशन इन दोनों के बीच में बना रहता है। ये देखिए जो चाइना की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसकी सोर्स से ये मैप लिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन बना रहता है, सब अपना अपना एरिया दिखाते हैं। देखिए ये वाला एरिया जो है, जो चाइना वाले बोलते हैं हमारा एरिया है, ये वाला एरिया चाइना वाले बोलते हैं हमारा एरिया है, ठीक है। साउथ कोरिया वाले बोलते हैं ये वाला एरिया हमारा एरिया है। तो ये वाला एरिया तो डिस्प्यूट हो गया किस किस के बीच में, चाइना के और साउथ कोरिया के। और ये वाला एरिया जितना हो गया, ये वाला एरिया डिस्प्यूट का एरिया हो गया जापान के और चाइना के बीच में। तो इसी के बीच में कई सारे आइलैंड आ जाते हैं जिनकी वजह से इनके बीच में टसल चलती रहती है। तो ये वाला एरिया दिखा रखा है यहाँ पे, तो ये वाला बहुत प्रोब्लेमेटिक एरिया है एक तरीके से। ये ऊपर वाला जो आर्टिकल है बाबरी मस्जिद से रिलेटेड है, उसके बारे में देखिए आप लोग आंसर भी दीजिएगा क्वेश्चन के और चीजों को याद भी रखिएगा इसके बारे में जो पूछे गए हैं सारे, ठीक है ना। तो डिस्प्यूट कई कंट्रियों के बीच में यहाँ पे चलता है, ओके। तो ये वाला आर्टिकल बाबरी मस्जिद से रिलेटेड है। इस वाले आर्टिकल के बारे में वैसे तो हम बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का, तो इस वाले आर्टिकल को थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। ये वाला आर्टिकल भी अच्छा है, इस वाला आर्टिकल को भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये वाला आर्टिकल तो रहता है कि मतलब वही एडिटर वाला आर्टिकल रहता है, तो इसका कोई मतलब नहीं है जो उस तरीके से जिसमें चीजें डिस्कस होती हैं। जो ये नीचे वाला आर्टिकल है, इस वाले आर्टिकल को हम लोग अभी देखते हैं। इस वाले आर्टिकल में कई सारी चीजें हैं, पर ये वाला आर्टिकल कोई खास आर्टिकल नहीं है। इस वाले आर्टिकल को मैं आप लोगों को यहीं पे समझाऊंगा अभी। दो तरीके की आइडियोलॉजी होती है, एक तो होती है लेफ्ट वाली और एक होती है राइट वाली, ठीक है। तो लेफ्ट वाली और राइट वाली दो तरीके की आइडियोलॉजी होती है। तो इस वाले आर्टिकल में बताया गया जो लेफ्ट वाली आइडियोलॉजी है उसका काम खत्म होता जा रहा है। क्यों खत्म होता जा रहा है, वो इसलिए खत्म हो जा रहा है, पहले तो ये समझिए लेफ्ट आइडियोलॉजी होती कौन सी है। जिस तरीके से जो बहुत ही गरीब तबके की बात करती है, मतलब जो कि मतलब गरीबों की बात करती है कि सबको खाना मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, या फिर सबको देखिए उन्हें चलाया था, मतलब एक तरीके से इंडिपेंडेंट के बाद में ही जब सबको जमीन बांटने की बात की थी तो सबको इक्विवेलेंट जमीन मिलनी चाहिए। तो जो इस तरीके की बात करती है सोसाइटी के बहुत ही मतलब नीचे जाके तबकों की बात करती है कि उन्हीं के हाथ में पावर होनी चाहिए, सबसे ज्यादा उन्हीं को सब डिसाइड करने की पावर होनी चाहिए। तो जो इस तरीके की बात करते हैं उनको लेफ्टिस्ट पार्टी बोलते हैं। और राइटिस्ट पार्टी कौन से होते हैं, जो कि नेशनलिज्म की बात करती है, हमारी कंट्री है, हमारा देश है, जो कुछ है हम ही है। तो जो इस तरीके की बात करते हैं उनको नेशनलिज्म की पार्टी बोलते हैं, तो राइटिस्ट पार्टी बोलते हैं। तो इसमें आप बीजेपी को समझ सकते हैं, एक एग्जांपल अगर देखा जाए तो इसमें जो सीपीआई है, सीपीआईएम है, तो वही वाली लेफ्टिस्ट पार्टी है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि देखिए लेफ्टिस्ट पार्टी जो है उनकी आधे से ज्यादा जो काम वो किया करते थे, वो तो आधे से ज्यादा तो कॉन्स्टिट्यूशन ने खत्म कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या प्रोवाइड करा दिया, इक्वलिटी प्रोवाइड करा दी, सेक्युलरिज्म प्रोवाइड करा दिया, मतलब सारे राइट्स प्रोवाइड करा दिए, फंडामेंटल राइट में आगे सारी चीजें, सोशल जस्टिस वगैरह सब प्रोवाइड करा दिया। तो जिसके ऊपर ये पार्टी बनी थी इंडिपेंडेंस से पहले, तो आधी चीज तो पहले यहाँ पे ये इन्होंने प्रोवाइड करा दी। और जो दूसरे वाली चीज थी जिसके ऊपर ये गरीबों की फेवर करने के ऊपर तुले हुए थे, वो वाली आधे से ज्यादा काम किसने कंप्लीट कर दिया, वो राइट वाली पार्टी ने कंप्लीट कर दिया। जो कि मान लो बीजेपी आप लोग अगर देखें तो बीजेपी आजकल गरीबों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, तो ये भी काम हो गया। तो जो इनकी आइडियोलॉजी थी वो आज की डेट में लगभग एक तरीके से दूसरों ने ले लिया, या फिर आप लोग कह सकते हैं जो ये कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे वो आधे से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन ने कंप्लीट कर दिया, और बची कुछ आज की जो मॉडर्न पार्टी है वो कंप्लीट कर रही है। तो इसका जो अस्तित्व है वो खत्म होता जा रहा है, जो लेफ्टिस्ट पार्टी थी इसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। देखिए वैक्स से तो मैक्सिमम चीजें हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर ली थी। अब जो चीज बची हुई है उस चीज को हम देख लेते हैं, मतलब जो बातें हम लोगों से बची हुई है उस बातों को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बाबरी मस्जिद का केस हुआ था। बाबरी मस्जिद उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। तो मतलब उत्तर प्रदेश में एरिया पड़ता है ये, यूपी का, जो बंदे नहीं जानते उनके लिए। देखिए हुआ क्या था, वहां पे दो केसों को हमने डिस्कस किया था। एक साइड में तो थे उकसाने वाले लोगों को, जिन्होंने लोगों को उकसाया था, एक साइड में तो वो आदमी थे। दूसरी साइड में वो आदमी थे जिन्होंने उस जो वहां पे बाबरी मस्जिद को मतलब गिराया गया था, तोड़ा गया था, वो जो वहां पे एट ए टाइम वर्क कर रहे थे, जो वहां पे प्रेजेंट थे। तो दो तरीके के आदमी थे, दो आदमियों पर केस चल रहा था, तो दोनों केस अलग अलग चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, पहले तो ये डिसीजन आया कि दोनों को मिक्स कर दो, क्योंकि दोनों केस जो है वो अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा केस क्या है, दूसरी बात यह आई है कि जो केस अब तक चल रहा था, वो जो केस चल रहा था उसको ट्रांसफर कर दिया गया लखनऊ कोर्ट में। अब तक रायबरेली में चल रहा था, तो इसको लखनऊ कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। बोला गया कि यहाँ पर इसको ढंग से सुना जाएगा, और जो केस की सुनवाई करने वाले जो जज होंगे,
2 साल के अंदर अंदर इसका फैसला निकालना है और प्रॉपर वे में इसकी प्रोसीडिंग चलेगी, यानी कि तारीख वगैरह देके केस को साइड में कर दिया गया। तो एक प्रॉपर वे में सारी केस चलता हुआ इसका चलेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब फंडा ऐसे ही कि आज आ रहा है, कल आ रहा है और जज छुट्टी पे गए हुए हैं, तो वो सारी चीज़ों को साइड में रख दिया गया है। तो वो सारी चीज़ें बोली गई हैं। तो इस तरीके का केस यहाँ पे जो डिस्कस किया गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो इसमें पॉलिटिकल क्राइम बोला गया कि ये एक पॉलिटिकल क्राइम था। पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा उकसाया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी जी हो गए और भी कई सारे जो प्रोमिनेंट लीडर थे, 8-9 आदमी थे यहाँ पे, तो उनको उकसाया गया था। तो यहाँ पे जो बोला गया है कि जो एक तरीके से जो कंप्लीट जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट निकल के आया, वो कंप्लीट जस्टिस का कॉन्सेप्ट यहाँ से आर्टिकल 142 के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो जो 142 का असली चीजें यहाँ पे निकल के आई, वो यहीं से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि यहीं से निकल के आया वो। इससे पहले ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते थे कि मतलब कहीं पे दबा हुआ पड़ा हुआ था, इसका ढंग से यूज नहीं हुआ था अब तक। तो जो कॉन्सेप्ट निकल के आया आर्टिकल 142 का, वो यहीं से निकल के आया। तो आर्टिकल 142 है क्या? आर्टिकल 142 में बोला गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कराएगा। अब कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कराएगा, अगर कोई केस चल रहा है तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग कोई मैटर पड़ा हुआ है, तो उसमें क्या करेगा, ये अपना जजमेंट देगा और वो जजमेंट इस तरीके से इंप्लीमेंट होगा जिस तरीके से पार्लियामेंट कोई एक्ट बनाती है, बिल्कुल उसी तरीके से इंप्लीमेंट होगा। और जब तक इंप्लीमेंट रहेगा, जब तक उसके लिए कोई इसी तरीके का लॉ नहीं पास होके आ जाता। देखिए, दो बात होती है, जब पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है तो काम क्या होता है, वो पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया तो फिर क्या करती है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसको मतलब एक तरीके से रेक्टिफाई करता है, देखता है कि ये लॉ सही है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग में या नहीं है। तो बात ये होगी ना, अगर इन्होंने कोई लॉ बनाया सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से, तो क्या हो गया, एक तो सबसे बड़ी बात है इसके बाद में इंप्लीमेंट होगा, पार्लियामेंट कोई लॉ बना रही है तो वो भी लॉ तब इंप्लीमेंट होगा जब सुप्रीम कोर्ट उसको रेक्टिफाई कर देगा। तो इसका मतलब जो भी काम होगा वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा, कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के अपोज में नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बोली गई है। तो जस्टिस आर एफ नारीमन इन्होंने रिकॉग्नाइज किया आर्टिकल के तहत, इन्होंने जो अपना डिसीजन दिया। तो ये लैटिन वर्ड कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं, लैटिन वर्ड तो देखो कोई पूछेगा या नहीं पूछेगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मैक्सिम फेट जस्टिटा रूट मतलब सेलिलियम, जो भी कुछ भी है यार, इसको छोड़ो, जो इसका मतलब है वो समझ लेते हैं। लैटिन वर्ड है, वैसे भी इस तरीके की चीजें पूछी जाएंगी, पता नहीं पूछी नहीं जाएंगी मैक्सिमम। जो इसका असली मीनिंग है वो देखो, इसका मतलब है कि जो कुछ होना है चाहे हो जाए, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, पर जस्टिस होना चाहिए। लेट जस्टिस बी डन दो द हेवन फॉल, चाहे एक तरीके से स्वर्ग भी गिर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर जिसको जस्टिस मिलना है वो जस्टिस मिलना ही चाहिए। ये इसका मतलब है पूरे जो लैटिन वर्ड है। ठीक है, तो इसी के कॉन्सेप्ट को देखते हुए जो कंप्लीट जस्टिस का यहाँ पे फंडा किया गया था, इसी के कॉन्सेप्ट को देखते हुए यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट किया गया है। और इन्होंने क्या बोला है आर्टिकल 142 के तहत, कि कोर्ट ने एक तरीके से इज्जत बचा ली है, जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने और सीबीआई ने पूरी डुबो दी थी। तो कोर्ट ने आगे कहीं ना कहीं, कोर्ट का जो डिसीजन है जहां पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और सीबीआई फेल हो चुकी थी, कोर्ट ने आके इज्जत बचा ली है दोनों की। तो ये भी बोला जा रहा है। देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी और कई भी MM जोशी जी और भी 6 मतलब इसमें मेंबर थे जो इसमें कन्विक्टेड पाए गए हैं। तो ये बात हो गई। तो इसके खैर जब जो अब केस का जो डिसीजन आया 19 अप्रैल को, जो डिसीजन दिया गया है, उन्होंने डायरेक्टली बोला है कि सीबीआई फेल हो चुकी है। और यहाँ पे क्या बोला है, इसको रायबरेली से लखनऊ में कर दिया, तो हम लोगों ने देख लिया है। देखिए, एक केस यहाँ पे और डिस्कस नहीं किया गया, वो कल्याण सिंह का। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर उस टाइम पे कल्याण सिंह थे, जो कि आज की डेट में राजस्थान के गवर्नर है। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोगों को मैंने बताया था कि जो प्रेसिडेंट है और जो गवर्नर है, तो उनके ऊपर कोई भी केस वगैरह नहीं चल सकता है, उनको इम्यूनिटी रहती है दोनों को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। जो इम्यूनिटी रहती है दोनों को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया भी था, पूरा आर्टिकल डिस्कस किया था। आप लोगों को बताना है कि किस आर्टिकल के तहत ये इम्यूनिटी रहती है। तो अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई जाती है टू द गवर्नर। ठीक है, तो गवर्नर को किस आर्टिकल के तहत इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई जाती है, उस आर्टिकल का नाम आपको कमेंट बॉक्स में देखना, रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट केस हो गया ये, तो इसलिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये वाला केस था यहाँ पे, जो कि, और तो बाकी इसमें पॉलिटिकल चीजें डिस्कस कर रखी हैं, ये लाल कृष्ण आडवाणी जी ने ये किया, उस पार्टी ने ये नहीं करने दिया, तो वो सब फालतू की चीजें हैं। जो जिस्ट था वो आर्टिकल का ये था। ओके, ये वाला आर्टिकल काफी अच्छा है, इस वाले आर्टिकल का आप यूज कर सकते हैं काफी जगह। इस वाले आर्टिकल में देखिए बोला क्या है, लाइन बिटवीन फिक्शन, जो काल्पनिक चीजें होती हैं उनके बीच में, और जो फैक्ट होता है उनके बीच में। आप लोग सोचते हैं और कुछ चीज फैक्ट कुछ और होता है, तो उसके बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में बात की गई है। आर्टिकल कंप्लीटली है फेक न्यूज के ऊपर रिलेटेड। तो देखिए बोला क्या गया है, ये भी आप लोगों को जानने को मिलेगा। देखिए, जो एक तो हो गया व्हाट्सएप, दूसरा हो गया फेसबुक, और तीसरा हो गया ट्विटर। ठीक है, तो तीनों में से अगर ये भी क्वेश्चन, हालांकि ऐसा आएगा नहीं, तीनों में सबसे ज्यादा देखिए किसके फॉलोवर है आज की डेट में, व्हाट्सएप पे सबसे ज्यादा है, मुझे लगता है फेसबुक पे है,
व्हाट्सएप पे ज्यादा दुनिया है आज की डेट में। देखो व्हाट्सएप फेसबुक से भी ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे कितनी है 160 मिलियन, और यहाँ पे कितनी है 150 मिलियन। तो लगभग 10 मिलियन, मतलब 10 मिलियन जो आदमी लगभग हैं वो फेसबुक वो व्हाट्सएप पे ज्यादा है, और यहाँ पे 22 मिलियन। ट्विटर तो काफी पीछे रह गया। तो देखिए बोला क्या जा रहा है, आज की डेट में इनका इतना ज्यादा यूज होता है, कोई भी फेक न्यूज हुई जरा सी देर में इन पे डाली और वो इतनी जल्दी वायरल होके पहुंचती है कि पता ही नहीं चलता। जरा सी देर में जो आदमी, इस कपिल शर्मा वाली न्यूज ले लीजिए, कपिल शर्मा और गुत्थी के जो था उनकी लड़ाई हुई, तो वो तब तक यहाँ पे लैंड भी नहीं किए, उससे पहले जो न्यूज है पूरे इंडिया में फैल गई। तो इस तरीके की न्यूज होती है कि उनके दोनों में बीच में लड़ाई हो गई है। तो इस तरीके की आज की डेट में सिचुएशन हो चुकी है, बिना किसी फैक्ट के, बिना किसी फिगर के, बिना किसी मतलब चीजों को रेक्टिफाई किए जो डायरेक्ट प्रोसी जा रही है चीजें लोगों तक, तो उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। देखिए राइट विंग का जिक्र कर रहे हैं, हालांकि कई सारी पॉलिटिकल न्यूज भी थे, वो मैंने कट कर दी यहाँ पे क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है और नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं उससे। तो यहाँ पे थोड़ा जिक्र किया गया है, फिर भी राइट विंग का बात किया गया। राइट विंग के में इन्होंने बीजेपी को प्रीफर किया था यहाँ पे, ठीक है, आर्टिकल में। तो राइट विंग के बारे में इन्होंने बोला है कि व्हाट्सएप पे आज की डेट में कोई भी, जैसे मान लो एसएमएस आता है, किस तरीके का एसएमएस या वीडियो आता है कि आज की डेट में थाउजेंड्स ऑफ नेशनलिस्ट वीडियो इस तरीके की आती है जो कि फैलाते हैं एवरीडे। किस तरीके की रहती है, एक तो इस तरीके की रहती है जो मुस्लिम है बहुत ही जल्दी हमारी कंट्री को, मतलब एक तरीके से उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और हमारी कंट्री में वो मैक्सिमम हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी आती है जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, चाइनीज है, इनको यहाँ से मार के भगाओ। तो काइंड ऑफ न्यूज़ें बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली उस पे आती हैं, ठीक है। तो ये क्या बोले, एक साइड तो हमारे इलिटरेट पीपल है बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए लिटरेसी से एक क्वेश्चन याद आ गया, आप ये बताइए कि इंडिया की लिटरेसी कितनी है। इंडिया की जो मैन की लिटरेसी है वो कितनी है और वुमेन की लिटरेसी है वो कितनी है। तो दोनों की लिटरेसी बताइएगा, ठीक है ना, सेंसस 2011 के तहत। ओके, तो दोनों की लिटरेसी बताइएगा। तो लिटरेसी के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि देखिए लिटरेसी को अगर देखा जाए तो लिटरेसी हमारे यहाँ पे बहुत ही कम है, ठीक है ना। उसके हिसाब से तो जिस तरीके से यहाँ पे इंफॉर्मेशन बनाई जा रही है और जिस तरीके से आदमी तक पहुंचाई जा रही है वो विदाउट फिल्टर पहुंच रही है, न्यूज के थ्रू पहुंच रही है। सबके अकाउंट है आज की डेट में, जरा सी देर में सब तक न्यूज पहुंच जाती है। तो इस तरीके से अगर न्यूज विदाउट फिल्टर आदमी तक पहुंच पा रही है तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसका इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ेगा। तो एक तरीके से मतलब बहुत ही गलत तरीके से न्यूज परोसी जा रही है। तो ऊपर से इन सारी चीजों पे जब फैलती है, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इन सबसे फैलती हुई और ऊपर से मतलब बहुत ही जल्दी लोगों तक पहुंच जाती है, तो आग की तरीके से काम करती है, वो जरा सी देर में इस तरीके से पहुंचती है ग्राउंड लेवल पे। और देखिए और कई सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि बिहार के एक डॉक्टर थे, तो बिहार के एक डॉक्टर थे, उनके ऊपर उनके ऊपर बोला गया, मतलब व्हाट्सएप पे न्यूज चली कि उनके ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, ठीक है ना। और उनके ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है और ये भी अनाउंस किया गया कि मतलब मर गए हैं वो, ठीक है। तो ये इस तरीके की चीजें फैली, तो क्योंकि इलीगल करेंसी पाई गई है तो इसलिए मर भी गए, काइंड ऑफ, या सुसाइड कर सकते हैं, इस तरीके की चीजें मतलब उसपे फैली व्हाट्सएप पे। तो हुआ क्या, इन आदमियों को एक अपनी कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी और उस कॉन्फ्रेंस के तहत इन्होंने बताया गया, भाई साहब मैं बेगुनाह हूँ, एक तो ये बात, और दूसरी बात मैं एग्जिस्ट भी करता हूँ, अभी मरा नहीं हूं मैं, तो इनोसेंट हूँ और एग्जिस्टेंस है मेरा, अभी मरा भी नहीं हूँ, तो दोनों चीजें इनको प्रूफ करनी पड़ी। तो ऐसी ऐसी चीजें व्हाट्सएप पे फैलती है, मतलब एक तरीके से रूमर फैलाया जाता है, आग की तरह जरा सी देर में फैल जाती है। तो ये चीज बोल रहे हैं यहाँ पे, ये बोल रहे हैं कि जब सोशल मीडिया नहीं था तब क्या बात थी। तब देखिए अगर कोई न्यूज चल रही है जो इंसेंडरी, मतलब आग लगाने वाली, अगर कोई न्यूज चल रही है जिसमें प्राइवेट ओपिनियन, तो क्या प्राइवेट ओपिनियन अगर कोई है तो लोगों तक वो लेट पहुंचती थी, तो लोगों तक लेट पहुंचती थी, तो तब तक क्या होता था, रेक्टिफाई हो जाता था। मतलब देखिए ये तो किसी न्यूज चैनल के तहत आएगी या फिर और प्रॉपर वे में, तो उसको रेक्टिफाई अगर कोई न्यूज चैनल वाला लेके आ रहा है तो पहले उसका एविडेंस देखता है कि सही है, फैक्ट और फिगर उसके चेक करता है सही है या नहीं है, उसके बाद में लोगों तक पहुंचाता है। पर लेकिन हाँ, तो उस टाइम पे क्या रहता है, ये मतलब आराम से लोगों तक पहुंचती है। जो प्राइवेट ओपिनियन होता है लोगों को भड़काने वाला, कुछ और काम करने वाला, वो खत्म हो जाता है क्योंकि रेक्टिफाई कर दिया जाता है न्यूज को। तो इस तरीके से, लेकिन आज की डेट में ये रेक्टिफिकेशन वाली वॉल है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो डायरेक्टली लोगों तक चीजें परोसी जा रही हैं। तो ये बात एक आ गई है आज की डेट में निकल के। तो आज की डेट में सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, कोई भी प्राइवेट आदमी अपनी एक न्यूज फैला सकता है, किसी को भी प्रॉब्लम पहुंचा सकता है, जरा सा फोटो कॉपी सौंप आना चाहिए उसको और जरा सा आइडिया और वर्ड का पता होना चाहिए, तो जरा सी देर में एक मतलब बर्निंग इशू बना सकता है वो किसी भी चीज को लेके। नरेंद्र मोदी जी की फोटो की बात कर रहे हैं कि एक फोटो फैली इनकी, वो क्या होती बहुत ज्यादा सर्कुलेट हुई कि ये मतलब झाड़ू लगा रहे हैं राष्ट्रीय स्वामिक संघ जो है, तो जो आरएसएस है उसके मतलब वहां पे उसकी रैली में फ्लोर पे झाड़ू लगा रहे थे, तो फिर उसको रेक्टिफाई किया गया कि ये फोटो बनाई गई है, ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे वो। तो काइंड ऑफ चीजें, तो इस तरह की चीजें निकल के आती है। तो आज की डेट में डिफरेंस ही नहीं रह गया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया या फिर जो न्यूज एनालिसिस करने वाले हैं उनपे, तो किसी में डिफरेंस ही नहीं रह गया। जो प्राइमरी सोर्स हो गया इन्फॉर्मेशन का वो हो गया फेसबुक वगैरह, यहाँ से डायरेक्ट ओपिनियन बनते हैं और जरा सी देर में फैल जाते हैं इधर से उधर।
तो ये बातें यहाँ पे इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी एक जिक्र इन्होंने किया था बीच में कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी देखिए कई सारी चीजें ओबामा के बारे में फैलाई, ओबामा के बारे में झूठ बोला कि वो फॉरेनर है, काइंड ऑफ चीजें बोला गया, तो उनके बारे में भी न्यूज इस तरीके की फैलाई गई, तो जरा सी देर में वो हो गई, तो फेक न्यूज, वो भी फेक न्यूज में ही आती है एक तरीके से। और देखिए ये 1960s की बात करें, उस टाइप पे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका हुआ करता था, तो इसके तहत क्या हुआ करता था, बहुत ही अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे जो आदमी रहते थे वो बहुत ही एक मतलब इंपॉर्टेंट आदमी हुआ करते थे, जो कि यहाँ पे चीजों को मतलब अपडेट किया करते थे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है जिस तरीके से आज की डेट में विकिपीडिया पे कोई भी अकाउंट बनाओ और इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दो, तो यहाँ पे जो यहाँ पे न्यूज आया करती थी वो बड़े ही रेक्टिफाई और बेसिक इन्फॉर्मेशन सब चीजों से प्रॉपर वे में की जाती थी और प्रॉपर आदमियों के द्वारा, स्पेशलिस्ट या स्कॉलर के द्वारा की जाती थी। पर लेकिन विकिपीडिया में ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कुछ भी आज के डेट में डाल सकता है। तो इस तरीके से तो ये चीजें भी मतलब लोगों को समझ आनी चाहिए कि कौन सी चीजें सही है, कौन सी चीजें गलत है। तो अगर सोसाइटी में कुछ भी गलत हो रहा है तो देखिए ये बात है कि उसका जो जाना पड़ता है, सबको कोर्ट में जाना पड़ता है कि ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, तो कोर्ट में तो कम होता है, जो सबसे ज्यादा होता है वो सोसाइटी में बैटलफील्ड बन जाता है, सोसाइटी उमड़ के आ जाती है, सोसाइटी में आग लग जाती है, सोसाइटी एक तरीके से इतनी मतलब क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच जाती है, मुजफ्फरनगर काइंड ऑफ सिचुएशन बन जाती है जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे। तो वो सब चीजों को रोकने के लिए एक रेक्टिफिकेशन होना चाहिए, कहीं ना कहीं चीजों को देख के और समझ के तब आगे आना चाहिए। तो ये चीजें यहाँ पे डिस्कस किया गया है कंप्लीट। ये पीआईबी की न्यूज है, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज देखिए ये है कि थर्ड मीटिंग हुई है अभी इनकी, जो गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग की। तो पहले हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, अभी देखा था नीति आयोग कैसे कैसे आया, ये बातें हमने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया है, जो ये क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्ट कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो प्लानिंग कमीशन बनाया गया, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोगों ने देख ली थी। यहाँ पे अभी हुआ क्या है, देखिए 12th 5 ईयर प्लान के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था, जो कि 31 मार्च 20 साल से खत्म हो चुका है। अब हमारे पास में कोई प्लान नहीं था, तो अब क्या कर रहे हैं, ये एक विजन बना रहे हैं, 15 साल का विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसमें 7 साल की स्ट्रेटजी रखेंगे और 3 साल का एक्शन प्लान बनाएंगे। तो अपना पूरा सिलेबस इन्होंने इस तरीके से डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। तो पहले 15 साल का डॉक्यूमेंट रहेगा, फिर 7 साल में देखा जाएगा कहाँ तक, और 3 साल का एक्शन प्लान रहेगा, 3 साल में एक्शन प्लान बना के 7 साल में उसको देखा जाएगा, और 15 साल का विजन। तो वो ये आप लोगों को पता होना चाहिए अपनी लाइफ में आगे आने वाले कम से कम 10 से 15 सालों में आप क्या करने वाले हैं, आपके हाथ में प्लान तैयार होना चाहिए। कभी सोचिएगा 5-7 मिनट बैठ के सोचिएगा कि क्या ये जरूरी है, कि क्या इस तरीके का कुछ होना चाहिए। तो आपके पास में भी एक फ्यूचर का प्लान तो कम से कम होना ही चाहिए, एक विजन डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए कि आप करने क्या वाले हैं अपनी लाइफ में। तो इसलिए आपको अगर ऐसा विजन डॉक्यूमेंट आपके पास में कुछ है, तो आपको अपनी लाइफ जीने में आसानी हो जाएगी और आपको पता रहेगा किस टाइम पे आपको क्या करना है। ओके, तो 5 ईयर प्लान की थीम भी बताई थी कम से कम, और कुछ नहीं तो ये थीम तो आप याद रखिएगा, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड द सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। और प्लानिंग कमीशन देखिए टॉप टू बॉटम अप्रोच वाली होती थी, और जो हमारी ये नीति आयोग है ये बॉटम से अप अप्रोच है। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटरी के सबको बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है भाइयों आपको क्या करना है, आप हमको सजेशन दो, उसके बेस पे हम प्लान बनाएंगे। तो ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। ओके, अब थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए है क्या एक्चुअली कंपोजिशन क्या है नीति आयोग की। ऊपर चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, नीचे वाइस चेयरमैन होते हैं, ठीक है। उसके नाइब वाइस चेयरमैन जो है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही नॉमिनेटेड किए जाते हैं, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं जो भी नॉमिनेटेड किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। कुछ फुल टाइम मेंबर होते हैं, कुछ पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 2, ठीक है ना। एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं जो कि मिनिस्टर्स होते हैं, यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है ना। काउंसिल होती है जिसमें गवर्निंग काउंसिल होती है और रीजनल काउंसिल होती है, और स्पेशल इनवाइटीज होते हैं जो नॉमिनेटेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो ये कंप्लीट इसकी स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ये वर्क करता है। और गवर्निंग काउंसिल के अंदर देखिए कौन आते हैं, जिसकी यहाँ पे मीटिंग हो रही थी, चीफ मिनिस्टर वगैरह आते हैं मैक्सिमम, तो ठीक है। चीफ मिनिस्टर हो गए या फिर गवर्नर्स हो गए जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए यूनियन टेरिटरीज के। रीजनल काउंसिल जो है वो अगर किसी चीज की जरूरत है तो उसके बेस पे फॉर्म होती है वो, ठीक है ना। और स्पेशल इनवाइटीज जो रहते हैं वो एक्सपर्ट रहते हैं, स्पेशलिस्ट रहते हैं, जिनको पता है अपने डोमेन की नॉलेज है उनको। तो ये कंप्लीट इस तरीके की स्ट्रक्चर नीति आयोग की रहती है। अगर आपसे पूछा जाए तो थोड़ा इसका याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग है क्या, जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है हमारे यहाँ पे 2015 में। ओके, आइए अब देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज और दिखा देता हूँ पहले मैं, इस तरीके से बैठते हैं यहाँ पे, मीटिंग इस तरीके से करते हैं, इसको बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब अगर आप इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को देखो, यहाँ पे कोई भी एक, यहाँ पे क्या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों की जाती है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसलिए की जाती है कि सब आदमी राउंड टेबल में बैठते हैं, इसलिए बैठते हैं। देखिए अगर इस तरीके की टेबल है तो इस तरीके की टेबल में क्या रहता है, यहाँ पे हेड बैठता है या फिर यहाँ पे हेड बैठता है, और सारे जो हेड के नीचे रहते हैं वो सारे यहाँ पे बैठते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कोई भी हेड नहीं है,
सब इक्वल है यहाँ पे, हम सब इक्वल हैं, कोई भी हेड नहीं है यहाँ पे, हम सब यहाँ पे बैठ के राउंड टेबल पे डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने नॉर्मल देखा होगा जीडीपी जो होता है वो भी राउंड टेबल पे ही होता है, वो इसलिए होता है कि सब इक्वल आदमी है यहाँ पे। नॉर्मली अगर अच्छे लेवल में आप लोग देखेंगे तो जीडी हमेशा राउंड टेबल पे होगा। तो बोला इसलिए जाता है सब इक्वल आदमी है, सब एक इक्वल लेवल के आदमी है, सबको अपना ओपिनियन रखना है यहाँ पे, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है, तो इसीलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस काइंड में होती है। तो तीसरी काउंसिल है ये अभी, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी जिक्र किया है, ये वाली काउंसिल, ये वाली यहाँ पे तीसरी काउंसिल है, गवर्निंग काउंसिल, जिसके बारे में तो किस तरीके से गवर्न करना है कंट्री को तो उसके बारे में ये जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, कंट्री निकल रहा था, कंट्री है, ठीक है। तो आगे देखिए पीएम जी ने यहाँ पे अपनी स्पीच दी, तो बोला गया, कई सारी चीजें बोली गई, तो ये बोला है टीम इंडिया की तरह काम करना है, सारे स्टेटों को मिलकर एक साथ में काम करना है, और 2022 तक, जो कि 75 एनिवर्सरी ऑफ द इंडिपेंडेंस है, 75 ईयर हो जाएंगे, तब तक हम लोगों को एक अपना, आप लोग कह सकते हैं कि एक ड्रीम है कि गिफ्ट देना है, जो फ्रीडम फाइटर है उनके लिए हमने कुछ किया है, हमारे लिए वो इतना कुछ करके गए, हमने उनकी जो कंट्री हमको दे के गए, हमने उसको अच्छे लेवल पे पहुंचा दिया है। जो स्टेट है उनकी क्या अर्ज थी, उनकी क्या प्रॉब्लम थी, स्टेटों ने बोला कई सारी चीजें कि देखिए, हाँ, जो प्राइम मिनिस्टर की अर्जी चल रही है, अभी स्टेट की अर्जी नहीं आई है। प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या बोला कि जो स्टेट है, जो लोकल गवर्नमेंट है, जो एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सबको मिलकर वर्क करना है गोल 22 के लिए, और इसको मिशन की तरह लग जाओ, ठीक है ना, आपको भी मिशन की तरह लग जाना है। 18 ऑफ महीना तो याद होगा, जून, लग जाओ बस, अब तो मतलब दिन खत्म हो चुके हैं, जितना प्रैक्टिस हो सके उतना करो अच्छे से। और ये जो सीपीओ वगैरह की तैयार कर रहे हैं उनका भी नोटिफिकेशन आ चुका है, वो भी अच्छे से लग जाओ आप। तो एसएससी सीजीएल का भी आने ही वाला है, और बैंकिंग की तो चल ही रही है दुनियादारी, तो सब अच्छे से लग जाओ, ठीक है। तो देखिए जो ये है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर की जो ग्रीवेंस है, चीफ मिनिस्टर की जो ग्रीवेंस है, मतलब एक तरीके से जो प्रॉब्लम है, ग्रीवेंस बोल लो, तो जो प्रॉब्लम है, एक तरीके से कुछ भी बोल लो यार, मतलब जो इनको प्रॉब्लम है वो ये है कि इम्बैलेंस है, कहने का मतलब ये है। चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि इम्बैलेंस है, वो इस इम्बैलेंस को किस तरीके से सही किया जाए, पहले इम्बैलेंस को आप लोग सही करो। प्राइम मिनिस्टर ने बोला है देखिए, एक एड्रेस करना है, इसको प्रायोरिटी बेस पे एड्रेस किया जा सकता है, ठीक है, नेशनली और विद इन द स्टेट, आप लोगों को सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रॉपर अपने स्टेट में तो कम से कम फोकस करना ही पड़ेगा, एक कम्पिटेटिव इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। तो ये बातें बोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में क्या बोला है, जो यहाँ पे स्टूडेंट है उनके साथ मिलकर काम करो, टाइम टू टाइम बात करो, तो वहाँ की प्रॉब्लम भी सोल्व करो। और इन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट टू मार्केट प्लेटफॉर्म, मतलब एक तरीके से क्या करना है, मार्केट प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट टू ई मार्केट प्लेस, मतलब एक तरीके से ई मार्केट प्लेस, जो मार्केट है वो इसको ई के मतलब इंटरनेट के बेस पे चलाना स्टार्ट करो, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी रहे, और मतलब एक तरीके से करप्शन भी कम हो जाए, तो ट्रांसपेरेंसी और करप्शन दोनों कम हो जाए। देखिए होता क्या है, मान लीजिए अगर कोई फॉर्म आ रहा है, अगर वो ऑनलाइन आ रहा है, तो ऑनलाइन आ रहा है, सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल होगी, तो आराम से उसके फॉर्म भी ऑनलाइन भरे जाएंगे, तो एक ट्रांसपेरेंसी होने की ज्यादा चांसेस रहते हैं। अगर कोई ऑफलाइन फॉर्म आ रहा है, डिपार्टमेंटल फॉर्म आ रहा है, जिसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, बाहर साइड तो क्या चीज चलती है, तो वहाँ पे इसलिए दिक्कत रहती है। तो ये चीजें बोला है कि सारी चीजें खुले में रखो, मतलब एक तरीके से ओपन रखो, जिससे लोग अपना जल्दी से आए यहाँ पे व्यापार करने, कुछ भी करना है उनको, भीम ऐप, आधार कार्ड, इन सबका यूज करो, अपना सेविंग करने के लिए और टाइम भी बचाने के लिए, और टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज करो। तो ये बातें यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। और आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड होता है या फिर कैंपा, इसके बारे में बताना है, कैंपा फंड किससे रिलेटेड होता है, ठीक है। सेकंड वीडियो आएगी उसमें, हालांकि मैं आंसर दूंगा, पर लेकिन आप लोगों को बताना है, ये इंपॉर्टेंट है, कैंपा फंड किसके लिए होता है। कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर का फंड है, उनको सिग्निफिकेंस वे में एक तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है। एक रोड मैप होना चाहिए सबके सामने, किस तरीके से फंड को यूटिलाइज करना है एक बेटर वे में। और इन्होंने और भी बात बोली है कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के तहत आप लोगों को काम करना है। ये इनिशिएटिव किस महान लीडर की बर्थ एनिवर्सरी पे चलाया गया था, बर्थडे पे चलाया गया था, किस महान ईवर के बर्थडे पे चलाया गया था, आप लोगों को ये बताना है, ओके। और देखिए वही बात है, 15 ईयर का लॉन्ग टर्म बनाना है, 7 ईयर की स्ट्रेटजी बनानी है, और 3 ईयर का एजेंडा बनाना है, जिसको फॉलो करके चलना है आप लोगों को। देखिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। और सेकंड वीडियो अब लेके आऊंगा, हो सकता है थोड़ी लेट हो जाए सेकंड वीडियो, क्योंकि थोड़ा काम है आज मुझे। तो देखिए ये हो गया, यहाँ से आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए जितना हो सके लोगों तक, ठीक है। तो देखिए एक दूसरे की हेल्प करते रहिए जितना हो सके, बी हैप्पी, हेल्प ईच अदर, ओके। जय हिंद।